दूसरा लड़का बीकॉम कर रहा है, उसका नाम परेश है। पत्नी है, पत्नी घर में रहती है। 8-10 हज़ार रुपये मैं चाय से कमा लेता हूँ। 6-7 हज़ार रुपये 8-10 हज़ार की पुस्तकें बिक जाती है। इस तरह से मेरा घर चल रहा है। पुस्तकें ले गई इकट्ठा करता हूँ तो नई पुस्तक छप जाती है। इस तरह से मेरा जीवन चल रहा है। आपने बताया कि आपने 8वीं कक्षा तक आप जब पढ़ाई कर हाँ, मैं गांव में था 8वीं कक्षा तो तक। उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर एजुकेशन थी वो हाँ, फिर उसके बाद 10वीं तो मैंने नागपुर बोर्ड से पास किया था, नागपुर बोर्ड से 10वीं। उसके बाद दिल्ली में जब आने लगा तो समाचार पत्रों में जब मेरे बारे में छपने लगा तो मोस्टली पीपल सेज दैट व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो मैंने कहा, फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम अपनी एजुकेशन बढ़ाओ और तुम्हें आवश्यकता भी है। तब किसी एक व्यक्ति ने मुझे सलाह दी कि आप पत्राचार विद्यालय से 11वीं में एडमिशन ले लो। तो मैंने तिमारपुर जाकर वहाँ फॉर्म भरा और 11वीं 12वीं वहाँ से की। और जब 12वीं पास की तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए भी किया? फिर उसके बाद एज ए करस्पॉन्डेंट कोर्सेज के आधार पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। बीए पास। तो अब भी चाहता हूँ कि मैं एमए कर लूँ, पर बच्चों की पढ़ाई, अपना संघर्ष, ये सब अब संभव नहीं है। फिर भी मैं रात दिन अध्ययन करता रहता। पुस्तकों का या किसी विषय का जब आपको चुनाव करना होता है तो कहाँ से विषय उठाते हैं? सबसे पहली बात ये होती है कि कोई घटना, जो सत्य घटना, जैसे कि 1990 में हमारे मेरे दुकान के सामने एक विद्यालय है, वहाँ पर एक सीए की लड़की पढ़ने आती थी और वो उसके साथ जो लड़के पढ़ते थे, मुझे टीचिंग लेते थे जी, ट्यूशन पढ़ने आती थी, कोचिंग क्लासेस। तो वो लड़की जब पढ़ती थी उसके साथ जो पढ़ने वाले लड़के आते थे वो मेरे दुकान पर चर्चा करते थे कि ये रेनू बहुत सभ्य लड़की है और किसी से बात नहीं करती, ये नहीं वो नहीं। मैंने उन लड़कों को कहा भाई मुझे भी दिखाओ किसी दिन कौन है वो रेनू। तो जब वो रेनू को मैंने कई दिनों के बाद देखा, कहने देख ले भाई लक्ष्मण राव, ये है वो रेनू। तो वो लगा मुझे ये तो मेरा कैरेक्टर बन सकता है। फिर धीरे धीरे मैं उन्हीं लड़कों के बारे में उनसे पूछताछ करता गया। उसके बाद बहुत सारी जानकारी मिली। तब मुझे लगा कि मैंने इस पर एक उपन्यास लिखना चाहिए और मैंने एक उपन्यास तैयार किया, महिला प्रधान उपन्यास रेनू। वो प्रकाशित हुआ। उसकी प्रति मैं आदरणीय महोदया जी, राष्ट्रपति महोदया जी को प्रेजेंट भी करके आया हूँ। जब उन्होंने मुझे, राष्ट्रपति महोदया जी ने 23 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार के साथ बुलाया था। तो जब आपकी मुलाकात राष्ट्रपति महोदया से हुई तो उसके बाद क्या कुछ बेहतरी हुई जिंदगी में? कुछ बेहतर नहीं, इसको देखकर ये लगता है कि एक साधारण आदमी, एक मतलब फुटपाथ पर बैठकर चाय बेचने वाला आदमी, इन्हें राष्ट्रपति कार्यालय तक बुलाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि भी कुछ लेखकीय भावना है, तो पुस्तकें देखते हैं और जब उन्हें लगता है कि सरल हिंदी और अच्छी पुस्तकें लग रही है तो लोग खरीदते हैं। इसी तरह से मेरी पुस्तकें बिक रही है। लक्ष्मण जी, आपसे, आपके कुछ करीबी लोग हैं, आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हमने उनसे बात की है तो हम आपको ज़रूर सुनाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं 5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, थिएटर करती हूँ। थिएटर और चाय का बहुत एक अच्छा संबंध है। राव साहब को एक गुरु की तरह देखा है जब से मैं आई हूँ। 5 साल से अरविंद सर जैसे मेरे गुरु थे वैसे ही राव साहब थे। कारण कि वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन जिस खुशी के साथ शक्ल पे कुछ भी आते बिना जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, चाय बेचते हुए किताबें लिखना, अपने आसपास बच्चों को पढ़ाना और बाकी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, एक बहुत ही बेहतरीन एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए। कैसे किसी भी हालात में इंसान आगे बढ़ सकता है, जो वो चाहे वो पा सकता है। मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। वैसे मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ और थिएटर भी कर रहा हूँ, लेकिन एक साहित्य से हमेशा जुड़ाव रहा है और इनके पास जब मैं आता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है मुझे। बैठा रहता हूँ और जैसे जैसे मैं टाइम बीतता जा रहा है मैं और ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ इनसे, और जैसे अब एक भी पल वेस्ट करने का मन नहीं करता है। इनको देखता हूँ कि अपना चाय भी बनाते हैं और साथ में अपने साहित्य के लिए भी हमेशा काम करते रहते हैं। 1 सेकंड का भी टाइम मिलता है तो तुरंत कुछ पढ़ते हैं या फिर कुछ सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं। वो बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत है मेरे लिए। इसलिए मैं जब भी इनके पास बैठता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। शुरू में इनको बोलती थी कि ये सारे किताबें लिखते रहते हो, इसी में टाइम देते हो, इससे अच्छा तो दुकानदारी करो या तो फिर किताब लिखो, क्योंकि सारा टाइम इसी में जाता है। दुकान का जो पैसा है वो भी इसी में लगता है, तो इससे फिर घर खर्चा भी नहीं चलता है ढंग का। तो इससे अच्छा तो ये बंद ही कर देते। ये कहते कि नहीं, हम यहाँ चाय बेचने या पान बेचने थोड़ी आए हैं, यहाँ हम आए हैं लेखक बनने। तो मेरा जो सपना है ये तो मैं चाहे तू कुछ भी कर ले तो ये मैं बंद नहीं करूँगा।
ये मैं लिखता ही रहूँगा, तुझे कोई परेशान नहीं होने दो। बस ये है कि भूखे रहने की कभी भी इन्होंने नौबत नहीं आने दी, मतलब चाहे जैसी भी परिस्थिति आई होगी, लेकिन हम लोग खुश रहे हैं हमेशा। वो लोग कहते हैं कि देखकर पता नहीं लगता है कि हाँ ये इतने बड़े साहित्यकार होंगे, राइटर होंगे, ये लिखते भी होंगे करके। जब पता लगता है तब कहते हैं कि अच्छा ये लिखते भी है, तब इनको बहुत मान सम्मान मिलता है। तो जब इनको अच्छा बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी के बारे में बहुत सी बातें हमने जानी उन लोगों से जो लक्ष्मण जी के साथ जुड़े रहे हैं और उनको एक शख्सियत के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर किस तरह से देखते हैं, ये हमने जाना। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको कुछ ऐसे और लोगों से मिलवाएंगे जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो लक्ष्मण जी के करीबी हैं, लक्ष्मण जी के पुत्र हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक।